નમસ્કાર, વીટીવીના ચક્રવ્યૂહ કાર્યક્રમમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। હું છું દેવશી બારડ। આજે ચક્રવ્યૂહમાં આપની સાથે છે કોંગ્રેસના પ્રભારી રાજીવ સાતવજી। ભાજપની જે લડાઈ છે એ 26 સીટ માટેની છે। કોંગ્રેસ છે વધુમાં વધુ સીટ મેળવી રહ્યો છે। આ તમામ મુદ્દે રાજીવ સાતવ સાથે વાત કરીએ। राजीव सातव जी, आपનું स्वागत है वीटीवी कार्यक्रम में। राजीव जी, खास तौर पे एक जो भाजपा का जो टारगेट रखा हुआ है 26 सीट का टारगेट रखा हुआ है, आप कुछ खुल के बात नहीं कर रहे, क्या है आपकी राय, यानी कि कितनी सीट तक आप पहुंच पाएंगे? 2017 में भी अमित शाह जी ने ऐसे ही कहा था कि 150 सीटों का टारगेट है हमारा। रिजल्ट क्या आया? 99। हमने उस वक्त भी टारगेट नहीं कहा था, लेकिन हम 80 तक पहुंच गए थे। तो हमारा बड़ा क्लियर लाइन है, हम सही सीट 26 सीट पकड़कर हम बहुत अच्छी तरह से वर्कआउट हो रहा है। हमारा काम बहुत अच्छा गांधीनगर में भी है और कच्छ में भी है, तो सभी सीट हम पकड़ के चले हैं। और जो 2017 की चुटनी में हम जहां कम रहे थे, हम सरकार बनाने में चंद विधायक हमारे कम रहे, धारासभ्य कम रहे, वो कमी इस बार हम पूरी करेंगे। और 2017 से ज़्यादा जन समर्थन हमें 19 में लोगों का दिख रहा है। और लोगों का जो रुझान है, जो लोगों ने 60 महीने का समय भारतीय जनता पार्टी के सरकार को दिया था और 2017 को जो जो वादे इन्होंने किए थे उसमें से कोई वादा ये पूरा नहीं कर पाए, इसलिए लोग पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है। वो शहर में भी है और गांव में भी है। खास तौर पे आप बोल रहे हैं कि वादे पूरे नहीं किए, लेकिन मोदी की जो पर्सनालिटी है, अमित शाह है, वो दोनों गुजरात से है, तो उसका फ़ायदा गुजरात को मिलने वाला है। गुजरात के वोटर को लुभावित करेंगे। वो तो 2017 में भी था ना, 2017 में भी यही मामला था। ये दोनों गुजरात में घूम ही रहे थे, दोनों ने गुजरात में बहुत सारी रैलियाँ भी की, गुजरात ने सी प्लेन से उड़ते हुए भी देखा है। लेकिन 2 साल में, 1.5 साल में गुजरात की जनता के हाथ में क्या आया? क्या मूंगफली के जो उपज है उसको दाम मिला? क्या सब जगह पर पानी पहुंचा? क्या जो मेरा युवा बेरोज़गार था उसको रोज़गार मिला? ये सब अगर इसके जवाब आप पूछोगे, आप शहर के किसी भी युवा को पूछो कि भाई रोज़गार की क्या हालत है, वो कहता है बड़ी ख़राब है। आप किसी भी व्यापारी को पूछो, वो कहता है कि भाई जीएसटी और नोटबंदी ने तो हमारी कमर तोड़ दी। तो ये तो 5 साल में नहीं हुआ, 5 साल के पहले ये मामला नहीं था। 5 साल के पहले जिस प्रकार से इकोनॉमी में पैसा था, वो पिछले 5 साल में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा वो पैसा कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है। आप काला धन की बात कर रहे हैं और दूसरी को जीएसटी की बात करें, लेकिन अब मामला है उल्टा हो चुका है। राष्ट्रवाद की बात आ रही है, राम मंदिर की बात आ रही है, और लोगों को राष्ट्रवाद के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर लोग तो राष्ट्रवाद में आ जाएंगे। आप देखेंगे वोट तो इसी प्रकार से हर वक्त भारतीय जनता पार्टी ने मांगे थे। राम मंदिर तो पिछले 30 साल से नारा है, लेकिन मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख कभी नहीं बताएंगे, ये तो जनता के भी समझ में आया है। और हर ज़िले में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसेस बन गए, लेकिन राम मंदिर की बात पिछले कई सालों से सिर्फ ये कर रहे हैं और उसमें हाथ में आगे कोई बढ़ नहीं रहा। ये देश की जनता के भी समझ में आया है और गुजरात की जनता के तो भली भांति समझ में ये 17 में ही आया था, क्योंकि 100 तक भी नहीं पहुंच पाए। और कितनी रैलियां, लेकिन सरकार तो वापस उसकी आई, सरकार आई, कर रहे थे कि हमारी सरकार आई, लेकिन कांग्रेस का जो प्रदर्शन था 2017 का प्रदर्शन, वो 1984 के बाद का सबसे अच्छा प्रदर्शन ये 2017 में हुआ है। और ये भी, यानी अगर उस कैलकुलेशन में आप देखोगे तो करीब 30 साल के बाद कांग्रेस अगर ताकत से कहीं से उभरी है तो वो गुजरात से उभरी है। देश को होता ये था कि गुजरात गुजरात गुजरात, जब देश को पता चला कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली हो रही है, तो ये जो 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हारी है, उसकी शुरुआत गुजरात से हुई। लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तब बातें ऐसी बनाई जाती है कि भाई हमारी जो वोट बैंक है वो बड़ी है, हमारी सीट बड़ी है, लेकिन 23 साल या 25 साल से आप सत्ता में नहीं आ रहे, तो उसका मतलब तो यही हुआ कि सत्ता में जो है वही बड़ा कहलाएगा। कांग्रेस तो सत्ता में नहीं है, क्यों प्रयत्न क्यों नहीं कर रही है कांग्रेस? यही सवाल 3 महीने पहले भी था। 5 में से 5 राज्यों में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी चुनावी रैलियां की, 5 में से 5 राज्यों में प्रधानमंत्री जी ने भी चुनावी रैलियां की, और 5 में से 5 राज्य भारतीय जनता पार्टी हार गई, जिसमें 3 उनके खुद के राज्य थे जो कांग्रेस जीती है। यानी मध्य प्रदेश, कई साल से आप वहां पर थे, आप यही सवाल हमें 5 साल पहले मध्य प्रदेश में भी पूछते थे, अरे भाई जीतोगे कि नहीं जीतोगे? जीत गए।
राजस्थान में आप सवाल पूछ रहे थे कि जीतोगे कि नहीं जीतोगे, जीत गए। छत्तीसगढ़ में 10-15 साल से ये सवाल आप लोग पूछ रहे थे, जीतोगे कि नहीं जीतोगे, जीत गए। हम 17 में नहीं गुजरात में जीते। इसलिए पूछा जा रहा है कि 17 गुजरात में अमित शाह, नरेंद्र मोदी गुजरात से है, उसकी जन्मभूमि है। मैं मान रहा हूँ 17 में नहीं जीत पाए, लेकिन 17 में आप हमारी हालत तो देखिए। हम 43 पे आए थे, अहमद पटेल जी के चुनाव में हम 43 पे थे, और आप लोग पूछ रहे थे हमें 43 रहेंगे या 43 तक भी नहीं पहुंचेंगे, तो हम तो 80 तक पहुंच गए। तो ठीक है, हम सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन 80 गुजरात तक के पहुंच गए, बाद में 5 या 6 चले गए। 14 तो अहमद भाई के चुनाव में चले गए थे, 14 अहमद भाई के चुनाव में चले गए थे, हमारे विपक्ष के नेता चले गए थे। यानी आप जो कह रहे हो ना, वो इतनी बड़ी क्षति थी आपके हिसाब में, लेकिन गुजरात के जनता का वैसे ही मन बनते गया कि भाई हमें तो कांग्रेस के साथ हर जाना वक्त है। ऐसा क्यों होता है? कुछ क्योंकि ऐसी ये कोई भारतीय सिस्टम जनता पार्टी का तरीका, सिस्टम नहीं है कांग्रेस में। ये कांग्रेस में भारतीय ऐसा कुछ जनता क्या है पार्टी कि का, लोग जा रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का तरीका है। जब जन समर्थन नहीं होता है तो नेताओं को कहीं ना कहीं तोड़ने की, फुसलाने की बात होती है, लेकिन जनता नहीं मानती है। और गुजरात की जनता तो ऐसे से मानती ही नहीं, उल्टा ज्यादा वोट कांग्रेस के पक्ष में देती है। भाजपा का तरीका आप बोल रहे हैं, तो कौन सा ऐसा तरीका है कि वहां पे लुभावने वादे में वो चले जाते हैं? क्या बात है? पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी ये करते आई है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो ये रूल बनाया है। नहीं, वैसा तो नहीं भारतीय जाएंगे जनता लोग, पार्टी कुछ का- तो होगा ना। भारतीय यानी कि जनता उसके बाद पार्टी- प्रलोभन हाँ, कुछ होगा। क्या प्रलोभन वही है? बता रहा हूं मैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने तो एक रूल बनाया है, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के धारासभ्यों को और कार्यकर्ताओं को अब ये पता है कि मंत्री बनना है तो कांग्रेसी बैकग्राउंड बड़ा जरूरी है। यानी जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इसमें गौरव लेने की बात तो कांग्रेस के लिए नहीं होनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूं कि हम पहले से कह रहे थे, इस देश में भारतीय जनता पार्टी का भी स्थान है, इस देश में कांग्रेस का भी स्थान है, और इस देश में हर पार्टी का स्थान है। लेकिन भाजपा तो कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन कितना बदलाव हुआ 5 साल में। आज रूपाणी जी ने कांग्रेस युक्त, आज रूपाणी जी ने ऐसा बोला है कि राजीव सातव जी क्या भाजपा में आ रहे हैं? जिस प्रकार से रूपाणी जी के गुस्सा बढ़ते जा रहा ना दिन ब दिन, वो दिन गिन रहे हैं कि कितने दिन मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, क्योंकि जो रिजल्ट लग रहा है वो रिजल्ट के बाद नितिन पटेल जी या और कोई बनेगा, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वो डर उनको सता रहा है, और इसलिए शायद गुस्सा बढ़ रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री को इतना गुस्सा आने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपका मतलब यह है कि भी चुनाव के बाद वो चले जाएंगे? वो तो गुजरात की जनता ने तय किया है, क्योंकि कांग्रेस को समर्थन जब मिलेगा तो उनको तो कोई मुख्यमंत्री रखेगा नहीं। खास तौर पे बात की जाए अल्पेश ठाकोर की, बात चारों ओर से आपके ऊपर अटैक हो रहा है कि अल्पेश ठाकोर वापस जा रहा है। बात यह नहीं है कि अल्पेश ठाकोर पर कांग्रेस एक्शन क्यों नहीं ले रही? जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि शंकर सिंह वाघेला जब विपक्ष के नेता थे तब भी यही चर्चा थी, कोई अलग मामला नहीं था। शंकर सिंह वाघेला उस वक्त जा रहे थे, उस वक्त भी यही सवाल आप हमें पूछ रहे थे, और जो नतीजे बाद में आए, और हमारे लिए आप पूछोगे तो शंकर सिंह वाघेला जिस दिन गए उस दिन विषय खत्म हो गया। अल्पेश जी ने जिस दिन रेजिग्नेशन भेज दिया, नहीं 2 मिनट मुझे कंप्लीट कर दीजिए। अल्पेश जी ने जिस दिन रेजिग्नेशन भेज दिया उसी दिन हमारे लिए वो इशू खत्म हुआ है। बाकी टेक्निकल इश्यूज जो है उसके ऊपर प्रदेश प्रमुख डिसीजन लेंगे, और मुझे लगता है कि वो एड्रेस ही उन्होंने प्रदेश प्रमुख को किया है, तो हमारे प्रदेश प्रमुख उसमें सक्षम है डिसीजन लेने में। खास तौर पे देखा जाए कि अगर आपको एक्शन लेना है तो अध्यक्ष भी चिट्ठी लिखते कि उसको सस्पेंड कीजिए या दूसरी कोई कोर्ट में जाते, तो अभी तो आप गए नहीं है। हर बात मैं टीवी पे थोड़ी बताऊंगा। डर है कुछ, ठाकुर कम्युनिटी के जाने का डर है कुछ? कांग्रेस को कभी डर नहीं था। अगर वो डर होता था ना तो 17 के चुनाव में इस प्रकार से कांग्रेस लड़ती भी नहीं थी। इसलिए अगर हमें डर है तो हाँ, डर है, हमें लोगों को न्याय दिलाने का हमारे लिए लाइन है, और उसके लिए हम काम करना चाहते हैं। अल्पेश को आपने काफ़ी कुछ दिया, अंदर से आपको ऐसा लगता है कि उसने आपको ब्लैकमेल किया? नहीं, ऐसा मुझे कुछ लगता नहीं है। बहुत क्लियर बात है कि हम हर आदमी को ताकत से साथ लेना चाहते थे, साथ लेना चाह रहे थे, और आगे भी, जैसे हार्दिक पटेल है, हमारे परेश भाई है, अमित भाई है, राहुल जी ने युवा लीडरशिप को ताकत देने का हर वक्त एजेंडा रखा है, और उसी दिशा में काम शुरू है। उसने गलत निर्णय लिया और वहाँ भुगतना पड़ेगा, वो तो समय बताएगा। खास तौर पे अभी राहुल जी आ रहे हैं,
राहुल जी को गुजरात की जो रणभूमि में अभी काफ़ी बैटिंग करने वाले हैं 2 दिन के लिए, तो आप क्या मानते हैं गुजरात की रणभूमि में कुछ बदलाव आएगा? गुजरात के रणभूमि में राहुल जी की बैटिंग तो 2017 से शुरू है और जो अपार जन समर्थन गुजरात के जनता द्वारा मिला उसके लिए हम ऋणी थे, ऋणी है और ऋणी रहेंगे। और राहुल जी ने भी हर वक्त उनके भाषण में कहा है कि जब जब मैं गुजरात आता हूँ मुझे बड़ी ऊर्जा मिलती है। इसलिए राहुल जी 17 से इस रणभूमि में है। सी प्लेन से भी उड़ना पड़ा था इस रणभूमि में। राहुल जी तो रास्ते से घूम रहे थे, तब कई सारे नेताओं को तो सी प्लेन से उड़ना पड़ा था क्योंकि राहुल जी रास्ते से जा रहे थे और हम रास्ते से जा रहे हैं। वो बापूजी का रास्ता है, वो पटेल साहब का रास्ता है। खासतौर से प्रियंका जी कब आएंगी, कब आने वाली है? आपने देखा होगा कि गुजरात में उत्तर प्रदेश के बाद अगर प्रियंका जी ने कहीं पर बात की है तो वो गुजरात की धरती पर बात की है। निश्चित रूप से आने वाले समय में भी वो आएगी और बार बार राहुल जी प्रियंका जी की लीडरशिप में गुजरात में भी काम होगा, देश में भी। वाराणसी में मोदी के सामने प्रियंका जी को लड़ना चाहिए, इसके बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है। खासतौर पे भी न्यूज़ भी आ रहे हैं प्रियंका जी ने हाँ बोल दी है, केवल मुझे- शीर्ष नेतृत्व की नहीं, मुझे देरी है। आपके से मैं सुन रहा हूँ, मेरे पास इसका कोई कंफर्मेशन नहीं, नहीं। आपके अंदर की इच्छा क्या है? मेरे अंदर की इच्छा गुजरात की 26 सीटें जीतने की है। मेरे अंदर की इच्छा 2022 में गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनानी। खास तौर पे अगर प्रियंका जी मोदी जी के सामने लड़े तो स्थिति ऐसी टाइट फाइट हो जाएगी और मोदी जी का ये घूमना है वो कम हो जाएगा, ऐसा मानते हैं आप? गुजरात में ऑलरेडी बीजेपी के सामने जो कांग्रेस ने लक्ष्य खड़ा किया है पूरी टाइट फाइट है, हर सीट में टाइट फाइट है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बार बार आना पड़ रहा है और प्रधानमंत्री जी को भी बार बार आना पड़ रहा है। खास तौर पे जो आप राफेल का मुद्दा चलाते हैं, राफेल के मुद्दे में एक बात ये भी आती है कि कांग्रेस है और राफेल का एक ही मुद्दा ऐसा है जो भ्रष्टाचार का, जो राफेल का मुद्दा बार बार कांग्रेस बोल रही है। दूसरा मुद्दा बोलना चाहिए जो लोगों में समझ में आए, तो ऐसे आक्षेप हो रहे हैं। लोगों के समझ में आज क्या आ रहा है पता है? लोगों के समझ में ये आ रहा है कि रोजगार नहीं है। लोगों के समझ में ये आ रहा है कि किसान के उपज को दाम नहीं है। लोगों के समझ में ये आ रहा है कि पाक बीमा सिर्फ प्राइवेट कंपनी की कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट बढ़ाने के लिए लिया जा रहा है। लोगों के समझ में ये आ रहा है कि सही मायने में जो विकास के मापदंड है वो भारतीय जनता पार्टी उसमें काम नहीं कर रही है। लोगों के समझ में आ रहा है कि नोटबंदी एक आदमी ने लिया हुआ डिसीजन है जिससे लाखों करोड़ों लोगों को लाइफ को, लाखों करोड़ों लोगों की अर्थव्यवस्था को, उनके नोटों को, जिस प्रकार से नोटबंदी हुई लोगों को परेशानी हुई है। इसलिए लोगों के समझ में तो सब हर वक्त वो बात आई है। जिस प्रकार से जीएसटी हुआ है, जो व्यापारियों को परेशानी हुई, आम आदमियों को परेशानी हुई, देश में हर वक्त कांग्रेस ने कहा था कि भाई आप सरलीकरण करिए, लेकिन फिर भी सरकार ने नहीं माने। पहली बार कब माना? जब 2017 में विधानसभा का चुनाव आया, गुजरात में जब कहीं ना कहीं दिखने लगा, तब जीएसटी के बारे में सोच शुरू हुई। तो ये जो एडामेंट एटीट्यूड है भारतीय जनता पार्टी का, अब जीएसटी की बात कर रहे हैं। जीएसटी गुजरात में सबसे बड़ा मुद्दा भी आपने बनाया था, लेकिन जब 2017 की बात आई तो अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट जैसे बड़े सिटी है जहां पे जीएसटी का सीधा इम्पैक्ट पड़ने वाला था, वहां पे बीजेपी की सरकार आई। यानी कि ये मुद्दा नहीं रहा, ऐसा आप मानते हैं? अभी नहीं, वो मुद्दा अभी पहले भी था, अभी भी है। उस वक्त हम बूथ पर जिस प्रकार से, जिस ताकत से काम होना चाहिए था नहीं हुआ है। हम पिछले 1-1.5 साल में उसमें हमने काम किया है। शहरी विस्तार में हम थोड़ा कमज़ोर थे, हमने 1 साल में उसमें बहुत अच्छा काम किया है। खास तौर पे जब जब इलेक्शन आते हैं तो राष्ट्रवाद का मुद्दा नजदीक आ जाता है। कांग्रेस क्यों राष्ट्रवाद को सामने से प्रश्न करती है? क्यों ये माइनस पॉइंट है कांग्रेस का? हमारे लिए बहुत क्लियर है। हमारे लिए जो सही सवाल और सही समस्या है वो युवाओं की बेरोजगारी है। हमारे लिए सही अगर कोई दिक्कत है और कोई परेशानी है तो मेरा किसान के उपज को सही दाम नहीं है। हमारे लिए 3.5 लाख करोड़ 15 लोगों के माफ़ किए गए, ये हमारे लिए इशू है। हमारे लिए आम किसान को होने वाली परेशानी, आम युवाओं को होने वाली परेशानी, आप 3.5 लाख करोड़ बड़े लोगों के माफ़ कर रहे हो, छोटे आदमी के खाते में 72,000 रुपये जानी चाहिए, ये हमारे लिए सवाल है। और उसका जवाब मनमोहन सिंह जी ने न्याय के माध्यम से। 72,000 की बात हो रही है तो प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं कि 72,000 कहाँ से लाएंगे, पैसे कहाँ से लाएंगे? यही सवाल आपने 2004 में पूछा था जब हमने नरेगा की लाई थी, जब एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लाई थी, तब यही सवाल आपने पूछा था, पैसे कहाँ से लाओगे भैया? हमने पैसे लाए। 2009 में यही सवाल आपने पूछा था। फूड सिक्योरिटी एक्ट, आप
कम कीमत में मुफ्त में कैसे दोगे, कैसे होगा, कहाँ से पैसे आएंगे। फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने लागू किया, पास किया, पैसे लाए, और भारतीय जनता पार्टी उसमें बदलाव नहीं कर पाई चाह कर भी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नरेगा तो कांग्रेस के विफलताओं का स्मारक है, और हर साल पैसे बढ़ाने पड़े प्रधानमंत्री जी को। तो ये बात हमने पहले भी कही थी और हमने करके दिखाई थी, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का सोच इसके पीछे है, सोनिया जी का अनुभव इसके पीछे है, कई सारे जो अर्थतज्ञ हैं उनकी सोच को लेकर हम आए। हम 15 लाख का जुमला लेकर आए नहीं हैं कि 15 लाख देंगे और सरकार में आने के बाद तो 15 रुपए भी नहीं डालेंगे। ये हमारी लाइन नहीं है। हम 2 करोड़ नौकरियां नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम 22 लाख नौकरियां कह रहे हैं जो खाली है और 1 साल में भरने की दिशा में। भाजपा कह रही है कि सरकार कुछ आने वाली नहीं, इसीलिए ये सब बातें वायदे हो रहे हैं। ये 5 राज्यों में भी यही कह रहे थे। वो 5 राज्यों में प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने इतनी रैलियां की थी, और हम कह रहे थे सरकार में आएंगे तो खेडूतों की, किसानों की कर्जा माफ़ी करेंगे। और ये कह रहे थे अरे ये सरकार में ही नहीं आने वाले, कहाँ से करेंगे। सरकार में आने के बाद आप जैसे कुछ मित्र हैं मेरे, वो मुझे पूछने लगे 10 दिन में कहा था, 10 दिन में करोगे कर्जा माफ़ी। हमने 2 दिन में कर्जा माफ़ी करके दी, और 3 मुख्यमंत्री में से 2 मुख्यमंत्री गुजरात के प्रभारी रहे, और इसलिए अशोक गहलोत जी यहाँ पर 1 साल तक रहे, कमलनाथ जी भी प्रभारी रहे। तो कहने की बात यह है कि हम तो जो हमने बोला वो हमने करके दिखाया। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में ये करके आप बोल रहे हैं कि गुजरात के किसान, यार भारत के किसान आपके पीछे है, लेकिन भाजपा के पास एक स्कीम है 2000 देने की, 2000 दे रहे हो। हम 72,000 रुपये दे रहे हैं। लोगों को उसमें से तय करना है कि 2000 लेना है या 72,000 लेना है, और हम 72,000 देंगे और लोग हमारे साथ ही रहेंगे। खासतौर पे अभी राफेल का मुद्दा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी को बोला है कि हमने कब कहा था कि चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट में उसके बारे में डिस्कशन भी होगा, हमारा पक्ष भी रखेंगे। आप चिंता मत करिए, चौकीदार चोर है ये देश जानता है। अब अभी बोल रहे हैं कि चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर ही है ना। अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ का फ़ायदा, जिसको कोई अनुभव नहीं है, जिसने खेलने का हवाई जहाज़ भी नहीं बनाया, खेलने का, बच्चे के खेलने के हवाई जहाज़ जिन्होंने बनाए नहीं। मुझे ज़्यादा अनुभव है, मैंने बहुत ज़्यादा हवाई जहाज़ बनाए बच्चों के खेलने के, तो मेरे को तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, फिर मुझे मिलना चाहिए राफेल का। तो कहने की बात यह है, जिसको बच्चों के खेलने के हवाई जहाज़ बनाने का अनुभव नहीं है। और एचएल हवाई जहाज की बात आई तो पिछले अभी 50 जेट एयरवेज की बात कर लेते हैं। पिछले 50-60 साल से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो मिराज और जो सर्जिकल स्ट्राइक की आप बात कर रहे थे, जो सर्जिकल स्ट्राइक के जो हवाई जहाज है उसका मेंटेनेंस पिछले 30-40 साल से एचएएल कर रही है, उनको आप नहीं दे रहे हो। और अनिल अंबानी जी आपके दोस्त थे इसलिए आप दे रहे हो, तो चौकीदार तो चोरी है। आप चौकीदार चोर की बात की, पहले ये किटली वाला की बात की, चाय वाला की बात की, तो चाय वाला का मुद्दा पॉजिटिव हुआ। अब ये चौकीदार का मुद्दा भी ऐसे इसी दिशा में जा रहा है। मोदी जी ने भी अपना ट्विटर हैंडल या दूसरे सब ने अपने ट्विटर हैंडल में चौकीदार चोर, मैं चौकीदार हूँ, ऐसा लगा दिया। सही बात है आपकी। जो बेरोजगार युवा है ना, उसके घर के सामने चौकीदार नहीं है। जो किसान है ना, जो बेचारा कर्ज में डूबा है, उसके घर के सामने कोई चौकीदार नहीं है। जिसको नौकरी चाहिए ना, वो उसको चौकीदार अंदर ही नहीं आने देता है। इसलिए देश के सामने का सवाल है बेरोजगारी कौन दूर करेगा, देश के सामने का सवाल है खेडूतों को मदद कौन करेगा, देश के सामने का सवाल है जो इकोनॉमी फंसी है उसको बाहर कौन निकालेगा। और उसका जवाब मनमोहन सिंह जी ने दिया है, उसका जवाब राहुल गांधी जी ने दिया है, और उसका जवाब कांग्रेस है। खास तौर पे की जाए कि सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात में आपका जनाधार ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उस 8 या 10 सीट के लिए आपके पास कोई व्यू रचना ऐसी है? हमारा जनाधार तो हमारा जनाधार कच्छ से लेकर तो वलसाड़ नवसारी तक बढ़ते जा रहा है। अब अनिल अंबानी को बार बार गाली दे रहे हैं, यानी कि वो रफाल के केस में आपके बड़े नेता कपिल सिब्बल जी एरिक्सन केस में उसके साथ उसके एक वकील है, तो ये दुगलापन कैसे? इसमें बहुत क्लियर बात है। देखिए, जो गलत है वो गलत है। मामला फिर से मैं कहना चाहूँगा कि अनिल अंबानी जी से हमारा पर्सनल कोई लाइन है नहीं। हमारा कहना इतना ही है कि 30,000 करोड़ का काम बगैर एक्सपीरियंस के आप किसको कैसे दे सकते हो, ये सवाल है। वो
राजीव सातव को भी मिला होता तो भी वो सवाल आता था कि राजीव सातव को 30,000 करोड़ का काम कैसे मिला। तो बहुत क्लियर लाइन है कि इस देश की जनता का पैसा आपने बगैर, जिसको अनुभव नहीं है, जो बैंकरप्ट लाइन पर गया है, उसको कैसे दे सकते, ये सवाल है। आम तौर पे जब महिला उम्मीदवार की बात आती है तो आप 33% की बात कर रहे हैं, लेकिन जब सीट की बात आती है तो आपने एक ही महिला को दी थी। निश्चित रूप से इस बार स्थानिक लेवल पर ये डिसीजन सौंपे गए थे। हम महिला उम्मीदवारों को ज़्यादा देना भी चाह रहे थे, लेकिन नहीं दे पाए। तो आने वाले समय में राज्यसभा है, सरकार बनने के बाद कई सारे बोर्ड निगम है, उसमें हम ये कॉम्पनसेशन करेंगे। हाँ, लेकिन प्रभारी के रूप में मेरे मन में कहीं ना कहीं वो बात रही कि हम ज़्यादा महिला उम्मीदवारों को दे नहीं पाएंगे, लेकिन आने वाले समय में हम उसमें वर्कआउट करेंगे। मतलब साफ है कि जाति की राजनीति है वो हावी हो चुकी है। जाति की राजनीति नहीं, हम एक या दो आदमी के मन की बात में विश्वास नहीं रखते हैं। हम हमारे कार्यकर्ता के मन की बात में विश्वास रखते हैं। जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो हमारे वर्कर है, उनसे जो बात आई है उसमें हमने ये जिम्मेदारी दी है। लेकिन महिला नेता और महिला कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में और ताकत से हम मदद करेंगे। राजेश जी, 2-3 दिन पहले की बात करें, यानी कि 2-3 दिन में जो माहौल बना हुआ है, कोई नेता अनाप शनाप बात कर रहा है, कोई महिला के विरुद्ध में बात करता है, या दूसरा वोटर के सामने कुछ अनाप शनाप या लुभावनी बात करता है, धमकी दे रहा है, उसके हिसाब से आपको लगता है कि ये राजनीति में अभी ऐसा जो माहौल चल रहा है वो गलत चल रहा है, कुछ सुधरना चाहिए? निश्चित रूप से सुधरना चाहिए। महिलाओं का सम्मान होना ही चाहिए, और जो गलत है किसी भी पार्टी से, वो गलती है। यूपी की खास बात की जाए तो यूपी में आपके साथ कुछ ये गठबंधन नहीं हुआ तो यूपी में फायदे होने वाला है, या क्या आप मानते हैं कि आपको नुकसान होगा या बीजेपी को फायदा होगा? बीजेपी को ही नुकसान होगा, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पर ट्रायंगुलर फाइट बनते जा रहा है, उसमें बीजेपी को बड़ा नुकसान है, हमें फ़ायदा ही रहेगा। खास तौर पे जो महागठबंधन की बात हो रही है, आपकी सरकार आई तो ये सब आपके साथ चले आएंगे? निश्चित रूप से सरकार हमारी आ ही रही है, ये सभी लोग भी हमारे साथ रहेंगे। खास तौर पे जो आपने इतने उम्मीदवार खड़े रखे हैं, इसमें से ज़्यादातर एमएलए थे, तो आपके पास ऐसे कोई बड़े नाम नहीं थे जो लोगों के बीच में जाए और लोगों की समस्याओं का समाधान लाए या जीत सके? जब हमारी सरकार आ रही है तो हमारे कुछ एमएलए मंत्री बन जाए तो अच्छी बात है। कौन बदले? वो बताते, सरकार तो बनने दो। दाना जी का आपने जिक्र किया है, दाना जी को ऊपर ले जाएंगे? धनानी जी को, कई सारे जो हमारे धारासभ्य है जिनको हमने जिम्मेदारी दी है। मेरी सोच ये है कि निश्चित रूप से 22 में हमारी सरकार गुजरात में बनेगी, तब तक कोई सेंट्रल में मिनिस्टर बन जाएगा, 2-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसका फ़ायदा ही है ना। तो गुजरात से कांग्रेस की सरकार में कई सारे लोग मंत्री बनेंगे तो उसका फ़ायदा ही होगा गुजरात को। खासतौर पे गुजरात कांग्रेस की बात की जाए, आपने युवा नेतृत्व को कमान सौंपी, युवा नेतृत्व के बाद जो हुआ वो आपके सामने है। दूसरी बात यह है कि युवा नेतृत्व और सीनियर के बीच क्या कहीं ना कहीं खटराग रहा है, तो आपको अंदर से ऐसा होता है कि ये तो गलत हो गया या कुछ कम्युनिकेशन अच्छी तरह से नहीं हो रहा है? बहुत सही हुआ है, और जो सीनियर लीडर्स ने जो मदद, आशीर्वाद और समर्थन युवा साथियों को दिया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। मुझे लगता है बाकी राज्य में भी यही फार्मूला होगा। युवाओं को बहुत ज़्यादा तवज्जो राहुल जी ने दी, ये हरियाणा में भी हुआ, अशोक तंवर जी को जिम्मेदारी दी गई थी, गुजरात में ये हुआ, राजस्थान में सचिन पायलट जी को 5 साल पहले ये जिम्मेदारी दी गई थी, मध्य प्रदेश में ये जिम्मेदारी अरुण यादव जी को दी गई थी। तो ये राहुल जी ने तो बहुत पहले से किया है और उसका बहुत अच्छे नतीजे, यानी राजस्थान में ये नतीजा आया, मध्य प्रदेश में हमें फ़ायदा हुआ, छत्तीसगढ़ में हमें फ़ायदा हुआ। गुजरात में तो नुकसान जा रहा है? नहीं, कोई नुकसान नहीं। आप देखेंगे ये लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बाद आपके समझ में आएगा कि युवाओं के हाथ में कमान देना कितना फ़ायदेमंद है। खासकर तो युवा को राहुल गांधी जी यानी कि રાજીવ સાતવજી का કહેવાનું એવું છે કે યુવા નેતૃત્વ છે એને કમાન આપવામાં આવી રહી છે। સાથે સાથે તેઓ એ પણ કહી રહ્યા છે કે ગુજરાતની અંદર સરકાર ગુજરાતની અંદર જે 26 સીટનો ટાર્ગેટ ભાજપ રાખી રહ્યું છે એ ટાર્ગેટની અંદર અમે એને પંચર મારીશું અને વધારેમાં વધારે સીટ સાથે આવીશું। નરેન્દ્ર મોદી અને અમિત શાહની જે પ્રકારની કર્મભૂમિ અને જન્મભૂમિ રહી છે તો તેની સામે પણ અમે પ્રશ્ન ખડા કરીશું। બસ આજના દિવસ માટે બસ આટલું જ। આવતા વખતે મળીશું એક નવા વ્યક્તિત્વ સાથે।